नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई किताब थिंक एंड ग्रो रिच की दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताबों में से एक माना जाता है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशी लाने में मदद की है। आशा करते हैं ये पुस्तक आपके जीवन में भी समृद्धि लेके आएगी। विचार ही वस्तु है। ये सच है कि विचार ही वस्तु है और बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो, बाधाएं ज्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। जब अवसर आता तो वह ऐसे रूप में आता और ऐसी दिशा से आता जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर ये दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी ये गलती जरूर करता है। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए और ज्यादातर लोग यही करते हैं। लोगों को महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। सफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है। इस वीडियो में दिए गए सिद्धांत ऐसे तरीके और नुस्खे बताते हैं जिनके प्रयोग से उपयोगी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहां छुपी हुई थी। यह वाक्य हैरान करने वाला है। यही नहीं, ये उस लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है जिसका मानना है कि दौलत सिर्फ वही लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। अध्याय 2 इच्छा। हम तभी सफल होते हैं जब एक निश्चित लक्ष्य चुनते और उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास, हर चीज झोंक दी। इच्छा को इस कहानी से समझते हैं। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए ये आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने का इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें, परंतु इसके लिए ये जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो। आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था सफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा संवाद करता है। आस्था वह तत्व है
जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। अध्याय 4 आत्म सुझाव। आत्म सुझाव की श्रेणी में वे सारे सुझाव और स्वयं को दिए गए वे सारे उद्दीपन आते हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। यह अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योग्यता बहुत हद तक इच्छा पर एकाग्रचित होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी, जब तक कि ये इच्छा धधकती हुई आग की तरह प्रबल न हो जाए। आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए कहे, मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। यह मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं। और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, परंतु उनमें से अधिकांश ये कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह बन सकता है? इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। अध्याय 5 विशेषज्ञ ज्ञान। ज्ञान दो तरह का होता है, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा या विविधता में हो, धन के संग्रह में ये अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने रूप हो सकते हैं, बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोफेसर के पास बहुत कम पैसा होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषज्ञता है, परंतु वे इस ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य न बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यावहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनता है जबकि इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। कई लोग ये मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग ये गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। अगर आप में कल्पना है तो यह पुस्तक आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार ही प्रमुख वस्तु है। विशेषज्ञ ज्ञान आपको किसी भी नुक्कड़ पर मिल सकता है, किसी भी नुक्कड़ पर। अध्याय 6 कल्पना। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। ये कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। कल्पना की मदद से ये निर्धारित कर लिया है कि सूर्य किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 965 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है।
बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। अध्याय 7, सुव्यवस्थित योजना। आपने सीखा है कि इंसान जो भी हासिल करता है इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती है और व्यवस्थित की जाती है। इन निर्देशों की मदद से आप व्यावहारिक योजनाएं बना सकते हैं। धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरे होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़े। आगे इस पुस्तक में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज न करें। अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले ये फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना ले। अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल न हो। अल्पकालिक पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सके। आपकी योजनाएं जितनी दमदार होंगी, आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। सफलता को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। असफलता बहाने बनाने की अनुमति नहीं देती। अध्याय 8, निर्णय। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से ये तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर है। तालमतोल की आदत, जो निर्णय करने की विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब आप ये पुस्तक पढ़ना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने के लिए तैयार होंगे तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों जिन्होंने दौलत कमाई है, ये तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी। इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और आम तौर पर ये उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस आदमी को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहां जा रहा है। अध्याय 9, लगन। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। जिन्होंने लगन की आदत डाली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार असफल हो जाए, परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है जो निराशाजनक अनुभवों के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग ये इम्तिहान नहीं देते वे इसमें उत्तीर्ण भी नहीं होते।
लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए, एक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल है। एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। अध्याय 10 मास्टर माइंड की शक्ति। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ है जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। ये पुस्तक वह तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति हासिल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान लें कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। कार्नेगी का मास्टरमाइंड समूह लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था जिसे उन्होंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया था और उनका निश्चित लक्ष्य स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का श्रेय उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड द्वारा हासिल की थी। सुख करने में मिलता है, सिर्फ स्वामित्व में नहीं मिलता। सेकस रूपांतरण का रहस्य। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो ये प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः ये पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र के न हो जाएं। ये तथ्य इतना आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इससे ये तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल ये प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी ये नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी है जो महत्व में इसकी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। अध्याय 12 अवचेतन मस्तिष्क। मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग रिकॉर्ड होता है और जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्रों को फाइलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। अवचेतन मस्तिष्क खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में बोने में असफल रहते हैं तो ये उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन किया जा रहा है ताकि अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भावों से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव इच्छा का भाव, आस्था का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव जिनसे बचना है। डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव,
सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबलता से प्रभावित करें। केवल इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करने से ही और लगातार करने से ही आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपके चेतन मस्तिष्क में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो ये अवचेतन मस्तिष्क से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी अमीरी की चाह रख सकता है और ज्यादातर लोग रखते हैं, परंतु केवल कुछ ही जानते हैं कि एक निश्चित योजना और दौलत की धकती प्रबल इच्छा ही दौलत कमाने के भरोसेमंद साधन है। अध्याय 13 मस्तिष्क। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मस्तिष्क भी दूसरे मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। अवचेतन मस्तिष्क का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। अध्याय 14 छठी इंद्री। छठी इंद्री अवचेतन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह रिसीविंग सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कौनते हैं। इन कौमों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्री की सहायता से आपको आने वाले खतरे की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सके। छठी इंद्री के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। महान लोगों को अपने जीवन को आकार देने दे। तरीका ये था, हर रात को सोने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में 9 लोगों को इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा देखता था। यहाँ मुझे न सिर्फ उनके साथ बैठने का अवसर था जिन्हें मैं महान समझता था, बल्कि मैं उस समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी था क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था। इन रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था ताकि ये मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन जाए। अध्याय 15 डर के 6 भूत। छठी इंद्रिय तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि अनिर्णय, शंका और डर ये तीनों शत्रु या इनमें से एक भी आपके दिमाग में बने रहेंगे। इस दुष्ट त्रिमूर्ति के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े हैं। जहां एक मिलेगा बाकी के 2 भी वहीं आसपास ही मिलेंगे। अनिर्णय डर का अंकुर है, अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर ये दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं। अक्सर ये मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। ये भी एक कारण है कि ये तीनों शत्रु इतनी खतरनाक क्यों होते हैं। वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपस्थिति का पता तक नहीं चलता। 6 मूलभूत डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के विछोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी की मानसिक अवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आई हैव विंग्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल द्वारा निर्मित सोचिए और अमीर बनिए थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल पुस्तक की समरी है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अमेज़न से खरीद सकते हैं या बुक डाउनलोड कर सकते हो।